राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी मनुराग सक्सेना। शुक्रिया आकांक्षा। हमारे खास सेगमेंट में हमारे दर्शकों का स्वागत है और इस सेगमेंट में हम अपने दर्शकों को राजस्थान की बड़ी खबरें दिखाते हैं, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में, या यूं कहें कि अखबारों के झरोखे से। तो चलिए आपको बताते हैं किस अखबार ने किस खबर को प्रमुखता दी है। आज सबसे पहले बात करते हैं दैनिक भास्कर की खबर की, जो लगातार पिछले 3 दिनों से प्रदेश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ वो खबर हम ले रहे हैं, यानी कि डीवी गुप्ता की बात करते हैं। डीवी गुप्ता पूर्व मुख्य सचिव हैं और जब गुरुवार को आईएएस की तबादले की जो सूची आई थी उसमें उनका नाम नहीं था और उसमें फिर ये सवाल उठ गए थे कि आखिरकार फिर डीवी गुप्ता है किस पद पर, उन्हें क्यों मुख्य सचिव के पोस्ट से हटाया गया है। तमाम तरीके के सवाल थे और उनके सवालों का जवाब मिल गया है। सलाहकार के रूप में डीवी गुप्ता को नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अब सलाहकार होंगे और ये पहली बार हो रहा है प्रदेश के इतिहास में कि कोई सेवारत आईएएस अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री का सलाहकार होगा। हालांकि मुख्यमंत्री के सलाहकार एक और हैं जो पहले से थे। अब ऐसे में भूमिका स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि डीवी गुप्ता किस तरह से किस रोल में नजर आने वाले हैं, लेकिन उनके पास एक पोस्ट तो आ गई है, वो है मुख्य जो सलाहकार है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। इसके साथ ही अगली खबर का रुख करते हैं। आजकल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर बहुत ज्यादा हलचल बढ़ी हुई है। वजह इसके पीछे है राजनीतिक नियुक्तियां, करीब 10,000 प्रदेश स्तर पर और बोर्ड आयोग में, इसके साथ ही ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर होनी है। और इसी को लेकर लगातार कार्यकर्ता ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो अब तक हमने मेहनत की थी विपक्ष के अंदर बैठे हुए अपनी पार्टी को चमकाने के, उसके काम लोगों तक पहुंचाने की सरकार बनने के बाद, तो ऐसे में अब हमारे इनाम का वक्त आ गया है। और खुले तौर पर जो मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट, जो इस वक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, वो भी पब्लिकली कह चुके हैं कि कार्यकर्ता जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है सरकार बनाने में, उनके लिए इनाम के तौर पर राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। और ऐसे में अब बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं ये उम्मीद के साथ बायोडेटा लिए कहीं मुख्यमंत्री आवास पर जा रहे हैं, मंत्री विधायकों के घर के चक्कर लगा रहे हैं और इसके साथ ही प्रदेश जो कांग्रेस कार्यालय है वहां पर चक्कर लगा रहे हैं कि शायद उन्हें कहीं न कहीं राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट किया जाए। अब देखना होगा कि काम, क्योंकि काफी बड़े स्तर पर अभी प्रदेश में होनी है नियुक्तियां, किसका नंबर आएगा किसका नहीं आएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। हमने पत्रिका से खबर ली है और जैसा कि आपको पता है कि जो पंचायत चुनाव है इनके 3 चरण पूरे हो चुके हैं और इसमें 80% की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन चौथे चरण के चरण को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। वजह है कोरोना के बढ़ते मामले। तो जयपुर में लगातार जो कोरोना के बढ़ रहे मामले, उसको लेकर अब अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं कि पंचायत के चौथे चरण का कैसे समापन कराया जाए। और ग्रामीणों को हालांकि चुनावी तारीखों का ऐलान है, सरपंच के जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है और उन्हें नहीं पता है कि कब चौथा चरण होगा। 10 जून को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चुनाव आयोग कर चुका है, तैयारियां पूरी हो गई, लेकिन अभी तक जो आखिरी चरण है, चौथा चरण है, उसका ऐलान नहीं हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं। दैनिक भास्कर से हमने एक बार फिर खबर ली है और ये हैरान करने वाली खबर है, हैवानियत से जुड़ी हुई खबर कह सकते हैं। भरतपुर से आई है, जहां पर करीब 4 लोगों ने एक महिला को उसके घर में घुसकर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। वजह थी रुपए। दरअसल ये जो महिला आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, इसके घर पर कुछ निर्माण चल रहा था। उस निर्माण के लिए उसने रुपए दिए हुए थे 15,000। जब वो वक्त पर काम नहीं हुआ तो उस महिला ने 15,000 रुपए वापस मांगे और इसी से झल्लाकर आरोपी ने उसके घर जाकर उसे जिंदा जला दिया। अब अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं और जैसा आपको पता है कि लॉकडाउन हुआ, उसके बाद अनलॉक 1 हुआ, अनलॉक 2 हुआ, चीजें अब धीरे पटरी पर आ रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को, कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ा है और ऐसे में कईयों की नौकरी भी गई। लेकिन प्रधानमंत्री हमारे ये कह चुके हैं कि आपको आपदा में अवसर ढूंढना होगा और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस चीज को सीरियसली भी लिया है। उनमें से एक यहाँ इनकी फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक कपल है जो कि एमबीए क्वालिफाइड और इंजीनियरिंग बीटेक करे हुए इनके हस्बैंड हैं। इन दोनों ने एक स्टार्टअप शुरू किया था और स्टार्टअप में उन्होंने क्या देखा कि किसानों को बड़ी मुश्किल हो रही थी चीजें खरीदने में या अपनी जो फसल थी उसको मार्केट तक पहुंचाने में। तो किसानों को ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया और इस तरह से उन्होंने 3 करोड़ का बिजनेस लॉकडाउन में निकाला है। तो ये एक प्रेरणा
से जुड़ी हुई जरूर खबर कह सकते हैं। इसके साथ ही अगली खबर ये है कि नागौर, जो कि काफी फेमस है मेथी पत्ते उद्योग के लिए, यानी मेथी पत्ते उद्योग को आप उस तरह से भी कह सकते हैं, कस्तूरी मेथी भी कहते हैं, तो ये काफी उद्योग वहां पर रहा है अच्छे स्तर पर, लेकिन गोदामों के अंदर जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि कोरोना के चलते जो तमाम शादियां होनी थी, होटल्स ढाबे बंद हो गए थे और इस वजह से स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है। यानी अगर जो किसान है अगर सोचें फसल उगाने के लिए खासतौर से मेथी पत्ते की, तो वो नहीं उगा पाएंगे क्योंकि स्टॉक पहले से ही भरा हुआ है। तो व्यापारी भी संकेत दे चुके हैं कि कहीं ना कहीं घाटे का सौदा होगा और करोड़ों का 1.5 करोड़ का नुकसान अभी तक बताया जा रहा है। मंडी प्रशासन को इस मेथी की खरीद फरोख्त से करीब 1.5 करोड़ का राजस्व मिलता था, जो इस वक्त पूरी तरह से घटाई में है या कहें नुकसान में है। तो ये थी तमाम राजस्थान की बड़ी खबरें। आकांक्षा, ओवर टू यू। शुक्रिया मनु, तमाम खबर हम तक पहुंचाने के लिए। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बात की है। इस दौरान उन्होंने कई निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि वो सफाई कर्मचारियों को सीवर लाइन में उतरने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि किसी भी सफाई कर्मचारी की सीवर लाइन में उतरकर मौत नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने जरूरी उपकरण खरीदने को भी कहा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए जयपुर से हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय बोरा जी। संजय जी, तो यहां पर बहुत ही अहम फैसला लिया है गहलोत सरकार ने और ये सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत अहम फैसला है। किस तरह से इस पूरे फैसले को ग्राउंड लेवल पर शुरू करने के लिए बढ़ती दिख रही है अब सरकार? देखिए, अभी तो फैसला लिया है, उसके लिए जो संसाधन जुटाने हैं उसके लिए वित्त विभाग के पास प्रस्ताव जाएगा, वहां से बजट वगैरह स्वीकृत होगा। जो लोकल बॉडीज हैं जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह, उनको वो अपने बजट में इसका प्रावधान करेंगे। तो उसके बाद चीजों की सामान जो उपकरण है उनकी खरीद होगी, क्योंकि केवल कहने से काम नहीं चलेगा कि उनको ना उतरने दें। यदि उनको नहीं उतरने दिया गया तो ये अब तक जो होता रहा है कि जितने भी ड्रेनेज हैं वो ब्लॉक रहते हैं। और कई बार ये बात उठी है कि मशीनें खरीदी जाएं और उन मशीनों से ही ड्रेनेज की सफाई करवाई जाए, लेकिन आज तक कोई मशीनें खरीदी नहीं गई हैं। ये मामला अभी जो फैसला हुआ है, मुझे लगता है कि हाईकोर्ट के फैसले के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। एक PIL हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी, उसमें ये मांग की गई थी कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको कोरोना से बचाव के लिए उपकरण वगैरह उपलब्ध करवाए जाए, क्योंकि इनके पास मास्क और ग्लव्स तक नहीं है। तो उसमें हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था, न केवल राज्य सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी। राज्य सरकार ने जब अपना जवाब फाइल किया तो उसके बाद अब आज फिर से हाईकोर्ट ने उनको निर्देश दिए हैं कि ये जो आपने प्रयास किए हैं ये काफी नहीं है और आप अतिरिक्त प्रयास क्या कर रहे हैं इनकी जानकारी दें। तो मुझे लगता है कि उसी परिप्रेक्ष्य में ये फैसला किया गया है। जी संजय जी, जैसा कि आपने बोला कि सिर्फ फैसला ले लेना जरूरी नहीं होता है, उसको शुरुआत करने के लिए भी जो चीजें लगती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, निर्देश तो दे दिए गए हैं लेकिन इसका जमीन पर ये अप्लाई हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे, इसमें कितना वक्त लग सकता है? इसमें कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए 33 जिले हैं और कम से कम अगर हम शहरों की बात करें तो 32 शहर तो हो ही गए हैं, 33 शहर। यहाँ की जो नगर पालिका है उनमें से किसी में भी वो मशीनें नहीं हैं जो कि ड्रेनेज को साफ करें, वो अभी भी मैनुअल तरीके से ही होता है। तो ज्यादा से ज्यादा सरकार जो ये करेगी कि उनको कम से कम मास्क और ग्लव्स वगैरह, शूज, ये सब उपलब्ध करा दे। ये जरूर है कि उनको अंदर ना उतरने दिया जाए, ये अगर वो कर दें तो कम से कम फिलहाल तो इतना ही किया जा सकता है। लेकिन अगर वाकई में जो मुख्यमंत्री का जो फैसला है और जो वो चाहते हैं कि इन लोगों को गटर में नहीं उतारा जाए, तो उसके लिए बिना मशीनों की खरीद के काम नहीं हो सकता और उन मशीनों की तादाद अच्छी बड़ी संख्या में चाहिए। आपने देखा होगा दिल्ली में भी ये मशीनें जो है कम से कम 100-150 मशीनें, मुझे ध्यान है आज से 1.5 साल पहले बात हुई थी। अभी तक कितनी इस्तेमाल हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन जयपुर राजस्थान में तो एक भी नहीं है जी। तो इन मशीनों का खरीदना कम से कम 200-300 मशीनों की कम से कम जरूरत पड़ेगी। जी, शुक्रिया संजय जी तमाम जानकारी के लिए। उधर राजस्थान के पाली में पाली की समस्या से परेशान लोगों ने मटके तोड़कर अपनी नाराजगी जताई। महिलाओं का कहना है कि बढ़ती गर्मी के चलते बिजली की अघोषित कटौती बढ़ गई है, जिससे नलों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। महिलाओं का कहना है कि वो बिजली के साथ साथ
पानी की समस्या से भी जूझ रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके बाद उन्होंने मटके तोड़ने का फैसला किया है। पिछले 5-6 महीने से पानी की समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। हमारा जो बैकफुट एरिया है, गरीब एरिया है, जिनके मोटरें नहीं है, उनके घर तक पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है। और पानी की जो समस्या है वो लगातार जो गर्मी बढ़ी दिनों दिन समस्या गंभीर हो रही है। और मजबूरन आज हमें ये आंदोलन करना पड़ा है और अगला आंदोलन हम कलेक्टर के आगे करेंगे और जलदायी विभाग के सामने यही आंदोलन कर बड़ी चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी पानी की समस्या जल्दी से समाधान किया जाए।